गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं रीजनिंग 3000 प्रीवियस क्वेश्चन का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को दो वीडियो अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें पहला पार्ट में 100 प्रश्न का सुपर फास्ट सॉल्यूशन हम लोग किए थे, बहुत ही मजेदार था। और दूसरा में 50 क्वेश्चन यानी 150 तक। आज हम लोग देखेंगे 150 से आगे 200 तक 50 क्वेश्चन का बिल्कुल धज्जियां उड़ाएंगे। बस आप अंत तक बने रहेगा, बहुत मजा आएगा। और इससे पहले वॉल्यूम 2 में मैं 450 तक सॉल्यूशन करवा चुका हूं। उसके आगे ये वॉल्यूम 1 समाप्त करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग दोनों मिला के 5500 रीजनिंग समाप्त करेंगे। उसी तरह जिस तरीका से ये दोनों बुक मिला के हम लोगों ने 6000 मैथ को समाप्त किया है। और बेस्ट तैयारी, आपको पता होगा कि साइंस भी शुरू हो गया है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और बेस्ट तैयारी करिए। निश्चित है इस बार सिलेक्शन होगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 152 से देख लीजिए। चूंकि 151 तक बता दिए थे, 49 से 51 एक ही में था, तो 52 से क्वेश्चन भी दिखेगा, ऑप्शन भी फटाफट सिंपल क्वेश्चन है। टीचर के लिए कुछ कोड लिखा गया है चिन्ह के रूप में, टीचर के लिए, उसी को क्रिएट। तो देख लीजिए, मैं लिख के बताता हूं, TEACHER, टीचर को लिखा क्या है। तो यहाँ देखिए एंड का चिन्ह है, ये इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक का चिन्ह बोलते हैं। हच है, उसके बाद में हच के बाद @ है, @ के बाद आपका छोटा सा स्टार है, फिर विस्मयादि बोधक है, और फिर आर के लिए डॉलर है। सोचिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे टी नजर आएगा एंड लिख देना, ई के बदले ये वाला चिन्ह लिखना, ए के बदले हच लिखना, सी के बदले @ लिखना। तो पूछ किस कर रहा है, क्रिएट, CREAT। इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा उसी से सिलेक्टेड लेटर द्वारा बनाया गया शब्द पूछता है। तो सी के सामने कौन है, @ आर के सामने कौन है, ये डॉलर वाला, ई के सामने कौन है, ये वाला चिन्ह है विस्मयादि बोधक, ए के सामने हज है, टी के सामने एंड है, और ई के सामने फिर यही वाला है। यानी क्रिएट का ये आंसर हो गया, @ हो गया। तो देख लीजिए ऑप्शन @ से तो सब शुरू कर रहा है, @ है, डॉलर है, डॉलर के साथ विस्मयादि बोधक है, हज है, एंड है, फिर विस्मयादि बोधक है। यानी ये दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी से मिलेगा। निश्चित रूप से बिना स्किप के वीडियो अंत तक देखिएगा, तब मजा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मजेदार पजल टाइप का भी कुछ क्वेश्चंस है। एडजस्टमेंट और सिटिंग अरेंजमेंट का मास्टर वीडियो पढ़ा चुके हैं, उसे भी देखिए, क्योंकि हर सेट में, हर क्लास में एक क्वेश्चंस मिलेगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 आ जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। नीचे एक प्रश्न और 3 कथन जिनके लेवल 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में जो अंक दिए गए हैं, क्या वे प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। मतलब जवाब नहीं चाहिए, लेकिन जवाब देने के लिए कौन कौन पर्याप्त है, ऐसा मैथ में भी आप देखे होंगे। तो प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है। हम लोगों से पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है। तो चलो आप पहला कथन में आइए। कह रहा है संख्या और उनके आपस में बदलने से प्राप्त अंकों का अंतर 9 है। प्राप्त संख्या का अंतर 9 है। तो संख्याओं के अंतर में 9 से भाग देते हैं तो अंकों का अंतर 1 होता है। तो 1 के अंतर वाला तो बहुत सारा संख्या हो जाता है। तो कंफर्म तो आप बता नहीं सकते, 1 के अंतर वाला बहुत सारा संख्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिए आगे दूसरा है, अंकों का योग 17 है। मान लीजिए एक अंक x है और दूसरा अंक y है, तो इसका योग 17 है। और तीसरा है, इसका दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन है कि अंकों का अंतर 1 है। तो यहाँ पर अंकों का अंतर 1 दिया हुआ है, x - y बराबर 1। अब देखिए अंकों का योगफल 17 है, अंकों का अंतर 1, यहाँ दोनों दिया हुआ। तो दोनों दिया हुआ है, तो x बड़ा निकालना है, जोड़ के आधा, 17 × 1 = 18/2 9। y निकालना है, घटा के आधा, 17 में से 1 गया, 16/2 मतलब 8। यानी संख्या हो सकता है या तो 9 पर 8 98 या 8 पर 9 89। क्योंकि ये हमें पता नहीं है, ये हम लोग को पता नहीं है कि मतलब इकाई कौन है, दाई कौन है, लेकिन ये तो कंफर्म होगा कि संख्या यही दोनों में से कोई होगा। तो इसको निकालने के लिए कौन कौन कथन आवश्यक हो गया, दूसरा और तीसरा। पहला से मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों अंक का योगफल अंतर पता चल गया, दोनों अंक भी पता चल गया। जब इकाई दाई 2 अंक पता चल गया तो संख्या पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए हो गया 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 और 3 पर्याप्त है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 154 से 56 यानी 3 क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। VVI जितना बार लिख दिए कम है, क्योंकि पजल टाइप का ये क्वेश्चन है। एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है जिसमें डायरेक्ट अरेंज करना होता है, उसी से रिलेटेड एक पजल होता है जिसमें 2-3 कैटेगरी दिया रहता है जिसको सजाना होता है। तो बहुत मजेदार है, बस ध्यान से समझिएगा, सजाएंगे 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों के जवाब दें। 6 बच्चों JKLMN और O की पसंद व नापसंद की दी हुई है, मतलब पसंद और नापसंद। एक बच्चे को एक सब्जी और एक ही फल पसंद है। एक बच्चे को एक ही सब्जी और एक ही फल पसंद है। तो आइए शुरू से ही पढ़ते जाते हैं। M को पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आलू बुखारा पसंद है। शुरू हम M से ही करते हैं। M लिख देते हैं बीच में, और यहाँ देख लीजिए, इधर मैं फल लिख देता हूं और इधर सब्जी लिख देता हूं, समझना है। तो M को पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आलू बुखारा संतरे पसंद है। आलू बुखारा संतरे फल हो गया, तो ये पत्ता गोभी पसंद है, तो इसका सब्जी तो कम से कम पता चल गया कि M को पत्ता गोभी पसंद है। लेकिन फल में अब आलू बुखारा और संतरा M में नहीं लिख सकते हैं। जिस बच्चे को मकई पसंद है उसे सेब भी पसंद है, लेकिन वो बच्चा कौन है वो पता नहीं है। ये कोई भी है जिसे तो सेब फल के अंतर्गत आ गया, तो निश्चित है मकई सब्जी के अंतर्गत लिख देंगे, क्योंकि एक सेब एक फल पसंद है। तो कहता है जिस बच्चे को मकई पसंद है उसे सेब भी पसंद है, लेकिन वो बच्चा पता नहीं है कौन है। आगे K और N को ना केले पसंद है ना ही फूलगोभी। समझिएगा, K और N को, तो निश्चित है यहीं पर K या N होगा, तो मैं K लिख देता हूं, उसके नीचे में N लिख देता हूं। अभी लिख दिया हूं, आगे बदल सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले बोल दिया कि K और N को ना केले पसंद है ना फूलगोभी, तो ना केला ना फूलगोभी पसंद है, पत्ता गोभी नहीं है पसंद होगा, मकई भी नहीं है पसंद होगा, मकई भी नहीं है पसंद होगा। तो हम यहां पर ही K और N को लिख दिए हैं। आगे कहता है J को संतरे पसंद है और L को गाजर। समझिएगा, J को क्या पसंद है? संतरे, तो ये फल के अंतर्गत संतरे आ गया है, ठीक है ना। J को संतरे पसंद है और L को गाजर, चूंकि गाजर सब्जी के अंतर्गत लेके चलता है तो गाजर, इसको ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। L को गाजर। आम उस बच्चे को पसंद है जो शिमला मिर्च पसंद करता है। तब बोलिए कि सर आम उस बच्चे को पसंद है जो शिमला मिर्च पसंद करता है। एक लाइन और पढ़िए, O को पपीता व ककड़ी पसंद है, तो O को पपीता व ककड़ी, तो ककड़ी हो गया फल के सब्जी के अंतर्गत और पपीता फल के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए सब छेबों के छेबों, तो 2 2 4 2 6 हो ही गया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि K और N को ना तो केले पसंद है ना ही फूलगोभी, तो निश्चित रूप से अब यहाँ पे देख लीजिए, हाँ यहाँ पे क्या है कि केले पसंद है ना ही फूलगोभी। आगे फिर से पढ़ लीजिए, M को पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आलू बुखारा व संतरे नहीं पसंद है, लिख दिए हैं सिर्फ पत्ता गोभी। आगे जिस बच्चे को मकई पसंद है उसे सेब भी पसंद है, मकई सेब हम यहाँ पे लिखे हैं। आगे K और N को ना केले पसंद है ना ही फूलगोभी, K और N को ना केले पसंद है ना ही फूलगोभी। आगे है तो हम केला यहाँ पे अभी लिख के चलते हैं, केला, क्योंकि देखिए संतरा हो ही गया, पपीता हो ही गया, केला यहाँ पे हम ले लिया, यहाँ पे सेब पहले से कंफर्म है। और ये दोनों को केला नहीं है पसंद होगा, निश्चित है केला इसी को पसंद होगा। लेकिन आगे एक लाइन लिखता है कि J को संतरा पसंद है, L को गाजर, तो लिख दिए संतरा गाजर। आम उस बच्चे को पसंद है जो शिमला मिर्च पसंद करता है। अब यहाँ पे गड़बड़ है कि यही दोनों में से कोई आम या शिमला मिर्च, तो सेब और मकई पसंद करने वाला हम K माने हैं, लेकिन ये आम भी पसंद कर सकता है और शिमला मिर्च भी पसंद कर सकता है, क्योंकि ये दोनों में कंफर्म नहीं है। उसी प्रकार से ये दोनों में कंफर्म नहीं है, ये भी या तो सेब पसंद कर सकता है या आम, और सब्जी में या तो शिमला मिर्च पसंद कर सकता है या मकई पसंद कर सकता है, क्योंकि ये दोनों में कंफर्म नहीं है। आगे कहता है अब एक बचा है जगह, केला पत्ता गोभी फल सब्जी हो ही गया, ये दोनों में कंफर्म नहीं है। इसका संतरा और इसका गाजर इधर वाला पहले दिया हुआ है, और ये हो गया आपका O का पपीता का ककड़ी है ही है। तो
तो अब जरा आगे और दो चीज क्या बच गया है, तो सब्जी में फूल गोभी बच गया है। तब बोले सर इसका फल दिया हुआ है तो सब्जी है ना बचा, तो जे को फूल गोभी दे दीजिए, और इसका सब्जी आप गाजर लिखिए दिए हैं तो फल है ना बचा, तो एक फल और बच क्या रहा है, तो शुरू वाला ही आलू बुखारा बच रहा है, यानी एल को आलू बुखारा पसंद होगा। आलू बुखारा ये भी मायने रखता है कि सब्जी फल में डिफरेंस आप कर पाए। फिर से पढ़िए, हम जैसे पूरा एक बार लिख नहीं दिए हैं, हम आराम से जैसे जैसे बोलते गए हैं लिखते गए हैं, यही एडजस्ट करने का ठीक तरीका होगा, कंफर्म होगा। एम को पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आलू बुखारा व संतरे नहीं पसंद है, तो एम को हम पत्ता गोभी कर दिया, अब यहाँ पे आलू बुखारा और संतरा नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास और पढ़ेंगे तो अभी 4 फल बच रहा है, चूंकि आलू बुखारा और संतरा तो कैंसिल हो गया। जिस बच्चे को मकई पसंद है उसे सेब पसंद है, तो निश्चित है इसको सेब भी नहीं है पसंद होगा। आगे कहता है के और एन को ना केले पसंद है ना ही फूल गोभी, के और एन को ना केला, तो अब केला इसी में डाल दी, बाद में बदल सकता है लेकिन डाल दिए। अब कहता है जे को पसंद संतरे पसंद है और एल को गाजर, तो लिख दिए संतरा लिख दिए फल की तरफ, चूंकि एल को गाजर है, गाजर सब्जी होता है, सब्जी की तरफ लिख दिए। आम उस बच्चे को पसंद है जो शिमला मिर्च पसंद करता है, तो अब के और एन बच गया था, जिसमें सेब और मकई अपने मन से लिख दिए थे कि के है, वहां पे एन भी हो सकता था, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ये दोनों में आम और शिमला और सेब और मकई दोनों में किसी को भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। अब लास्ट से पता चलिए गया कि इसको फूल गोभी और इसको आलू बुखारा, क्योंकि इसका फल लिखा गया था तो अब सब्जी लिखना था, एक ही सब्जी फूल गोभी बच गया था, और इसका एल का गाजर लिखा गया था यानी सब्जी, तो एक ही फल आलू बुखारा बज रहा था। एडजस्ट हो गया, फटाफट हम लोग आंसर देते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो, 154। जे को कौन सी सब्जी पसंद है, तो जे को फूल गोभी पसंद है, और फूल गोभी आपका ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिए। 155 देख लीजिए, के को फल व सब्जी का जो जोड़ा पसंद है वह क्या है, तो के को कंफर्म नहीं है, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों में कंफर्म है ही नहीं, कहीं पर से पूरा क्वेश्चन में कंफर्मेशन मिला ही नहीं, ना तो ये दोनों फल सब्जी का, ना तो ये दोनों व्यक्ति का, इसलिए जो दोनों बच रहा था या करके लिख दिए। आगे कहता है 156 देख लीजिए, कौन सा फल उस बच्चे को पसंद है, जैसे पत्ता गोभी पसंद, तो पत्ता गोभी वाला को केला पसंद है, पत्ता गोभी वाले को केला पसंद है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर हुआ, 154 के सी, 155 के बी, 156 के ए। तो पहले क्या करना है, फिर से एडजस्ट कर लेना एकदम कंसंट्रेट होके, और ऐसा नहीं कि आपको एक बार में ये क्लियर हो जाए, 2-3 बार आपको खुद बनाना है, और ऐसा क्वेश्चन बार बार मिलते रहेगा। पजल का मैं इस प्रकार का क्वेश्चन सेलेक्ट करके मास्टर वीडियो लाऊंगा, बस आप लगातार बने रहिए तो और ज्यादा कंफर्मेशन होगा। होता क्या है कि ये सब क्वेश्चन देख के ही हम लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन पे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि बार बार ये सब क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरेगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, स्पीड भी आएगा। क्लियर है, तो ये हुआ 56 तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, बहुत मजेदार। एक कॉलेज में उन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो निम्नलिखित मापदंडों को संतुष्ट करते हैं। मैथ में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, वॉल्यूम 2 सॉल्यूशन कराए थे। तो देखिए पहला बात ही क्या बोल रहा है, पहले पढ़ दीजिए। जिन छात्रों ने भौतिक में 85, गणित में 90 और रसायन में 80%, मतलब उसको चाहिए फिजिक्स में 85, मैथ में 90 और केमिस्ट्री में 80%, ये मापदंड है सिलेक्शन का। ठीक है, मतलब कि कहीं आप कॉलेज में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो बहुत सारे कॉलेज परसेंटेज खोजते हैं, तो उसी प्रकार का पहला मापदंड में इतना हुआ, इतना परसेंट है। दूसरा मापदंड क्या है, जिन छात्रों ने अंग्रेजी में न्यूनतम 70% उसको इंग्लिश में लाना है। और तीसरा मापदंड है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वे छात्र जो क्रीड़ा मतलब खेल कूद या वाद्य यंत्रों में सिद्धस्त है, मतलब सीखे हुए हैं। क्रीड़ा मतलब कोई भी क्रीड़ा, कोई भी खेलकूद या वाद्य यंत्र, कोई भी वाद्य यंत्र, बीना हो गया, तबला हो गया, वाद्य यंत्र बजाता हो, तभी उसका प्रवेश होगा, नहीं तो आप कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। अब देखिए कौन कौन व्यक्ति ऐसा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों कंडीशन को। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ए आर ने, पहला ऑप्शन है, आर ने भौतिकी में 90% चाहिए, कितना 85, अभी तक तो ठीक है। रसायन में 80 चाहिए, और गणित में 88, जबकि गणित में मैथ में चाहिए 90। ये आदमी तो छट गया, यानी ए ऑप्शन तो छट गया। बी आइए, बी में है, देखिए ऑप्शन याद चलिएगा। क्यू ने भौतिकी में 89, भौतिकी में 85 चाहिए, सही है। गणित में 91.5 सही है। अंग्रेजी में 80 चाहिए, 70 सही है। रसायन शास्त्र में 82 चाहिए, 80 सही है। और वह एक नर्तक है,
नर्तक है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसको आना क्या चाहिए, क्रीड़ा या वाद्य यंत्र, तो ये नर्तक है तो ये भी गया। आगे बढ़िए, सी में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। पी ने रसायन में 78% भी तो ऐसे ही छट गया। अब आ जाए, सी भी छट गया, अब डी आ जाएगी। डी है भौतिकी में 90%, हमको चाहिए 85, सही है। रसायन में 81 चाहिए, 80, सही है। ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। गणित में 95 चाहिए, 90, सही है। और अंग्रेजी में 81 चाहिए, 70, भी सही है। और वह वायलिन बजाता है, वायलिन एक वाद्य यंत्र है, यानी निश्चित रूप से डी का सिलेक्शन होगा। डी उसमें प्रवेश पाने के लिए सभी मापदंडों पर मतलब कि सही परख में उतरा है, इसलिए उसका एडमिशन हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बस समझने में जो समय लगे, समझने में समय दीजिए, बोर नहीं होना है। बस ठान लिया है कि समाप्त करना, वीडियो देखने के लिए बैठिए तो अंत करके ही उठिए। तो यहाँ पे हम लोग का हुआ क्वेश्चन नंबर 57 क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 आइए, बहुत महंगा। ए में कहता है कुछ कार बस है और अन्य ट्रेन है। कुछ कार का कुछ भाग जो है क्या है, बस है, और बाकी जो ये वाला कार का भाग बच गया वो ट्रेन है। चलो, कुछ कार बस है और अन्य ट्रेन है। कुछ ट्रेन कार है तो ये तो आ ही जाएगा, और अन्य ट्रक्स हैं। कुछ ट्रेन कार है और अन्य ट्रेन कुछ ट्रेन ट्रक्स भी है। चलो, ट्रक्स। आगे, सब ट्रक्स जल पर विहार करते हैं। जितना भी ट्रक्स है सब जल है, जल पर विहार कर रहा है। अब आ जाइए निष्कर्ष नंबर पहला। वहां कम से कम एक तो बस है जो जल पर विहार करता है, यह कहना मुश्किल है क्योंकि ट्रक्स और बस में संबंध नहीं दिया है, ठीक है ना, तो इसलिए यह कहना मुश्किल है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसलिए गलत। सब ट्रक्स कारें हैं, अब जितना भी ट्रक्स है वो कार ये कर रहा है। यहां बोल रहा है क्या कि कुछ कार बस है और अन्य ट्रक्स है। कुछ कार बस है और अन्य ट्रक्स है। कुछ ट्रेन कार है, यहां बोल रहा है सब ट्रक्स कार हैं, जबकि सब ट्रक्स जल पर विहार करते हैं ऐसा लिखा है, और कुछ ट्रेन कार है और अन्य ट्रक्स हैं ऐसा बोलता है। यहां बोल रहा है सब ट्रक्स कारें हैं, जितना ट्रक्स है सब क्या है, कार है, तो ये भी गलत। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि निष्कर्ष 1 या 2 कोई भी तर्क संगत नहीं है, यानी मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 फिर से देख लीजिए, कोडिंग की कोडिंग आ गया। किसी कोड में रोजेज आर रेड को लिखा है, मैं लिख के ही बताता हूं। चलो, रोजेज आर रेड को लिखा है 506। उसके बाद कहता है वायलेट, VIOLET, वायलेट्स आर ब्लू। वायलेट्स आर ब्लू को क्या लिखा है 195। उसके बाद लिखा है ब्लू एंड रेड आर फ्यू। ब्लू एंड रेड आर फ्यू, तो इसको लिखा है 31405। ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताओ फ्यू के लिए कौन सा अंक होगा। अब आपने देखा कि फ्यू लास्ट में है, लास्ट में 5 है, 5 आंसर मार देते हैं, गलत हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, हमें फ्यू ढूंढ रहा है और फ्यू एक ही जगह है, ये है सिर्फ तीसरा में। अब ये ढूंढते हैं कौन सा कोड है जो सिर्फ तीसरा में है। जैसे देखिए, 1 तो यहां भी है, आगे 0 तो यहां भी है, 5 तो यहां भी है। अब 3 और 4 और कहीं नहीं है, यानी फ्यू का 3 या 4 हो सकता है। क्या ऐसा ऑप्शन दिया है? यदि फ्यू का दिया है कि ऑप्शन में 3 या 4, तब तो सही है, और नहीं तो फिर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 या 4 में कौन होगा ये पता ज्ञात नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप आंसर मानिए। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया, मालूम नहीं किया जा सकता, दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। यदि ऑप्शन में 3 या 4 दे देता तब तो ठीक था, वो नहीं दोगा तो फिर यही देगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मालूम नहीं कर सकते हैं, यानी हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 आ जाए। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है कि यदि ऑरेंज को कुछ लिखा है और कस्टर्ड को, तो निश्चित इसी से चुन के लिखना होगा। आपको देख लीजिए, क्योंकि जो भी लिखा हुआ है इसमें ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज को क्या लिखा है तो ZBANGE
उसके बाद लिखा है KS, उसके बाद लिखा है VI। एक चीज और लिखा है, वो लिखा है CUSTARD, इसको लिखा है DPTLK, उसके बाद BY। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, सभी में नहीं लिखूंगा, ये आपको ही बनाना चाहिए। TUAN, इसको लिखना है। तो लिखिए G, तो G को क्या लिखा है, तो G को भी लिखा है तो भी लिख देते हैं। A को क्या लिखा है, तो A इसमें भी है उसमें भी है, A को K लिखा है। R को क्या लिखा है, तो R को B लिखा है, VKB। अब VKB तो बहुत सारा है। G को क्या लिखा है, G को फिर भी लिखा है। A को क्या लिखा है, A को फिर K लिखा है। N को क्या लिखा है, तो N को S लिखा है। T को क्या लिखा है, तो T यहाँ पर है और T को L लिखा है। U को क्या लिखा है, U यहाँ पर है, P लिखा है। A को फिर से K लिखा है और N को क्या लिखा है, तो N को S लिखा है। यही होगा VKBV। तो मिलाइए VKBVK, उसके बाद S, S के बाद है LPKS। तो VKBVKSLPKS, ऐसा एक ही ऑप्शन दर्शा रहा है और वो है ऑप्शन नंबर D। तो बिल्कुल बारीकी से समझते हुए, ये नहीं कि अब तो ये तो बन ही जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन जब आपका प्रैक्टिस रहेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, वहां पे गलत होने की कोई संभावना, मतलब गलती से भी गलती नहीं होगी। इसलिए मैं बताता हूं, समय लग रहा है लेकिन मैं जानबूझ के बताता हूं ताकि आप भी इसको इग्नोर ना करें। बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं कि ये तो बन ही जाएगा, लेकिन आप खुद जरूर बना। तो आपका ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, इसको बोल सकते हैं आपके लिए है ऑफर धमाका, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका भी आपको कोड को चुन चुन के लिख देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबके लिए कोड, जैसे इसके ऊपर वाला जस्ट ना 160 वही है, लेकिन वहाँ अल्फाबेट का कोड अल्फाबेट ही था, यहाँ अल्फाबेट का कोड संख्या है। तो इसी में से साइको बनाना है, PYSCHO। तो इसका जो जिसके स्थान पर जो अंक आया है वो आप चुन चुन के लिखिए और इसका आंसर आपको कमेंट जरूर करना है, निश्चित रूप से करना है। जो भी देते हैं कमेंट करिए, मुझे मजा आता है पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, बड़ा ही मजेदार है। यहाँ भी कोडिंग ये कर रहा है DINOSAUR। डायनासोर को क्या लिखा है, तो लिखा है ये LPT, फिर T, फिर WDWS, ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे कोडिंग किया गया, देखिए जैसे 4 है, ये कितना है 9 है, फिर ये 14 है, फिर 15 है, फिर आपका 19 है, 19 के बाद 1 है, फिर ये कितना है आपका U है जो 21 है, R है जो 18 है। मैं कोड लिख दिया हूं जान। अब क्या किया है, जो देखिए 4 है, आइए L किया यानी 12। फिर से मैं नीचे भी कोड जान के लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, माइंड में फिट हो जाए। 12, 16, 20, 23, 4, 23, 19। तो आप देखिए 8 बढ़ा है, फिर 9 से 16 हो गया, 7 बढ़ा है, 14 से 20 हो गया, 6 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा है। क्लियर है। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है बताइए इसका ELAMINGO, इसका तो बोले सर ये 5 होता है ना, 12, 1, 13, 9, 14, 7, 15। तो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग 8, तो 8 बढ़ा रहे हैं, तो 5, 8, 13 होता है और 13 होता है M। अब देख लीजिए M किसी एक ही ऑप्शन में तो नहीं है, सॉरी 5 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे 8 बढ़ा है और यहाँ पे E है, लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 है, 5 और 8 कितना होगा 13, तो 13 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन M दिया कोई नहीं, चलो लिख लेते हैं। उसके बाद 7 बढ़ाएं तो 12 और 7 कितना होगा 19, 19 के मतलब कितना हो गया S। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 बढ़ाएंगे तो 1 और 6 कितना होता है 7, 7 के मतलब हो जाएगा G। उसके बाद में यहाँ देखिए 6 बढ़ाएं, फिर अब 5 बढ़ाएंगे, 13, 5, 18 मतलब R, फिर अब 4 बढ़ाएंगे तो 4, 9, 4, 13, 13 मतलब M।
उसके बाद में फिर 3 बढ़ाएंगे, 14 3 17 मतलब क्यू, फिर 2 बढ़ाएंगे 7 2 9 मतलब आई, और फिर 1 बढ़ाएंगे 15 1 16 मतलब पी। तो यहाँ पे होना चाहिए एम एस जी आर एम क्यू आई पी, एस जी आर एम क्यू आई पी, ऐसा दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी में, लेकिन यहाँ पे एन कर दिया है, होना एम चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, लेकिन एम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कितना है आपका 8 बढ़ा रहा, 4 और 8 12, और यहाँ पे आपका ई है, ई 5 होता है, 5 और 8 13, तो 13 को आप क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पे एन लिख दिया है। तो यहाँ पे सुधारिएगा तब जाके आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 से 165, 3 क्वेश्चन एक ही में उड़ाएंगे, 63 64 65। देखा अरेंजमेंट आ रहा है, निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें, उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। 6 बच्चे एफ आर आई एम ई और एस वृत्ताकार, देखिए आ गया मजेदार प्रैक्टिस, क्योंकि वृत्त वाला सीटिंग अरेंजमेंट का मास्टर वीडियो बना चुके हैं, लास्ट में वीडियो आएगा दिखेगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि लगभग अब हर क्लास में एक क्वेश्चन मिलेगा, कतार वाला ही भी जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा। तो जैसे ही बोला 6 बच्चे, तो हम 6 को लाइन पढ़ दिए, 2 2 4 और 2 6, इस प्रकार से आपको वृत्त वाला एडजस्ट करने का पॉइंट याद दिलाते हैं जो मास्टर वीडियो में लिखा है, उसी कंसेप्ट पे पूरा बनेगा। सबसे पहले दाएं बाएं से रिलेटेड पढ़ना है, फिर उसी से रिलेटेड अगला पॉइंट पढ़ना है, के दाएं के बाएं रहेगा तो छोड़ के गिनती, से दाएं से आए मतलब जोड़ के गिनती, जो अथवा जिसका मतलब नजदीकतम, और या लेकिन मतलब प्रथम, बस इसी पर पूरा सीटिंग अरेंजमेंट। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। देख लीजिए, एफ के तुरंत दाएं एफ आई है, एफ के तुरंत दाएं हम सभी जानते हैं इधर राइट होता है, यहाँ पे हम एफ लिख दिए, इधर लेफ्ट होता है। एफ के तुरंत दाएं मतलब बगल में आई है। जो बचा है एम के तुरंत दाएं तरफ है, वही एफ के तुरंत बाएं तरफ है, तो एफ के तुरंत बाएं तरफ और एम के तुरंत दाएं तरफ, यानी कन्फर्म यहाँ पर एम होगा, लेकिन यहाँ कौन बच्चा है पता नहीं है, लेकिन जो भी बच्चा वो एफ के तुरंत बाएं है और एम के तुरंत दाएं है। जो बच्चा एम के तुरंत दाएं वही एफ के तुरंत बाएं तरफ है। आर और ई के ठीक बीच में एम खड़ा है, एम जो है आर और ई के बीच में है, तो बोलिए सर आर और ई यहाँ कुछ भी हो सकता है, चलो मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, हो सकता है आगे पता चल जाए, ठीक बीच में है, अभी कुछ नहीं बोला है ये कि कौन है, लेकिन ये कंफर्म है, यहाँ पर आर और ई होगा। फिर से पढ़ दीजिए, एफ के तुरंत दाएं तरफ आई है, एफ लिख दिए दाएं आई। जो बच्चा एम के तुरंत दाएं है वही एफ के तुरंत बाएं है, तो एफ के तुरंत बाएं एक स्थान और एम के दाएं, यानी एम यहाँ पर होगा, कंफर्म है। आगे कहता है आर और ई के ठीक बीच में एम खड़ा है, आर और ई के ठीक बीच में एम है, लेकिन पता नहीं, अब यहाँ पर एक स्थान बचा, तो बोले सर एफ हो ही गया है, आर हो ही गया है, आई हो गया है, एम हो गया है, ई नहीं लिखाया है, तो ई भी हो गया है और एस नहीं लिखा, तो एस कंफर्म है, यहीं पे होगा क्योंकि यहीं पे एक जगह खाली, लेकिन आर और ई कंफर्म नहीं है, यहाँ पर ई आर हो सकता है या आर ई भी हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें बोल रहा है क्या, आर और ई के ठीक बीच में एम है, तो हम एम को तो बीच में लिख दिए, लेकिन आर दाएं है कि बाएं है, दाएं बाएं किधर हो सकता है, यहाँ पे कहीं पर से भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो अब यहाँ पे आंसर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है किसके तुरंत बाएं तरफ आई है, तो किसके, एस के तुरंत बाएं तरफ, बाएं इधर होता तो एस है, यहाँ पर एस के तुरंत बाएं तरफ आई है, तो यहाँ पर होगा एस के तुरंत बाएं तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 164, देख लो 164, यदि यह पता हो कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, मतलब यदि कंफर्म हो कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई आ गया, तो कंफर्म है यहाँ पर ई हो जाएगा, तो ई भी कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर आ रही है, तो यही लिख दिया है कि यदि यह पता हो कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, तो किसके ठीक बीच में एस खड़ा है, तो एस हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर एफ के तुरंत बाएं ई हो जाएगा तो कंफर्म है कि यहाँ पर आर हो जाएगा, क्योंकि ई आर में तो जो भी लोचा है ई आर में, तो कंफर्म है आर हो जाएगा, तो एस हो जाएगा, आर और आई के बीच में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि खाली स्थान के ठीक बीच एस खड़ा है, तो आई और आर के बीच, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, आई और आर के बीच में फिर एस हो जाएगा, जब कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर ई है, तो क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 165 देख लो, आर इनके ठीक बीच में है, किनके ठीक बीच में है आर, तो बोले सर आर का तो पता ही नहीं, तो एक क्वेश्चन के लिए ना कंफर्म हुआ था, ई आर है या यहाँ पे तो कंफर्म पता नहीं है, यानी पता नहीं लगा सकते, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, तो मैं फिर से बोलूंगा सिटिंग अरेंजमेंट का मास्टर वीडियो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन यह वाला भी मैं उसमें बताया हूँ, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया है उसमें,
इसलिए यदि अभी तक नहीं देखे तो देखिए, और फिर भी प्रॉब्लम होता है तो दोबारा देखिए। क्लियर हुआ? 65 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, ऑफर धमाका आपके लिए, क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं, W की जगह पर पूरा लिख देना है, 2W 4H 3D 7 ये सबको लिख देना है। आप चिन्ह बदल देना, W को प्लस, D को गुना, H को भागा, U का माइनस, सबको लिख देना है। और कैलकुलेशन बोर्ड मास का नियम तो जानते हैं, पहले भाग उसके बाद गुना फिर जोड़ घटा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, जरूर करना है, कैलकुलेशन को प्लीज इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 से 169। देखिएगा 3 क्वेश्चन हम लोग एक ही में क्लियर करेंगे, आपको डायग्राम दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मैंने अलग से बना दिया है। चलिए देखें, मिलाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन यानी 167, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम लोग देखने वाले हैं। कितने प्रतिशत कुल लोग हैं जो केवल चाय और कॉफी, मतलब केवल चाय और केवल कॉफी पीते हैं और दोनों ने गर्म पेय नहीं पिया, तो ये वाला गोला तो पहले ही हट जाएगा। चाय और कॉफी, वो भी केवल चाय और केवल कॉफी, बाकी वो ठंडा पी सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो केवल चाय वाला 5 है, केवल कॉफी वाला 10 है, जो कि गर्म के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो 10 5 15। आइए यदि आप टोटल को जोड़िएगा ना तो टोटल 180 है, तो टोटल 180 नीचे परसेंट निकालना है 100 से। अब इसको कैलकुलेशन करना है और आंसर आपको मिलाना है, इतना तो कैलकुलेट आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 168 देख लो। जो चाय कॉफी और दूध के अलावा, मतलब चाय कॉफी और दूध के अलावा, मतलब चाय कॉफी दूध छोड़ के गर्म व ठंडे पेय पीते हैं उन लोगों की संख्या, चाय कॉफी और दूध छोड़ के गर्म व ठंडे पीने वाले, तो बोले सर चाय कॉफी छोड़ के गर्म पिए वाला तो सब कुछ छोड़ के 20 और 10 30 प्लस ठंडा पिए वाला 5, यानी हम कह सकते हैं 30 और 5 35 है, जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ गर्म और ठंडा के अंतर्गत आता है, क्योंकि चाय कॉफी दूध को छोड़ ही देने बोला, ये तीनों में नहीं आएगा। तो फिर तो स्वतंत्र 20 10 30 और 5 35, 35 मिलाइए, आपको ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 169 देख लीजिए लास्ट। वे लोग जो दूध पीते हैं उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं उनका अनुपात क्या है? तो पहले दूध वाला जोड़ लेते हैं टोटल। दूध वाला है कहाँ? तो बोले सर दूध तो ये है, और ये दूध के अंतर्गत कितना आ रहा है हम लोग को, जरा ध्यान दीजिएगा। दूध, तो दूध वाला है हम लोग का, दूध के अंतर्गत देखिए यहाँ पे 5 छूट गया है, ये भी देना है। तो दूध के अंतर्गत 20 10 30 और 10 40 और 5 45, ये दूध वाला का रेशियो पूछ रहा है, किसके साथ? तब बोल रहा है गर्म वाले के साथ, गर्म पे, तो गर्म तो ये बड़ा वाला है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़िएगा, ये अंदर तो 45 हो ही गया। उसके बाद में देख लीजिए 30 और 20 50, 50 20 70, 70 और 30 100, 100 और 10 110 और 45 155, यानी दूध पिए वाला 45 और गर्म वाला 155। काटेंगे 5 से 9 5 45 और 55 यदि हम काटेंगे तो ये 31 बार में कट जाएगा, 31 5 155, यानी 9/31, यानी दूध और गर्म का जो रेशियो होगा 9/31 होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग का होगा 169 तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170, मस्त क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। सभी का मास्टर वीडियो धीरे धीरे आएगा, बस आपका सहयोग, आपका कमेंट और आपका लाइक बढ़ता रहे तो और मजा आएगा हमें। तो यहां देखें, पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद है। सोचिए, पद्मा एक है, इसके पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है। समझिए, पद्मा के पिता है, इसके पिता के पुत्र और पिता के पुत्र की बहन, तो बोले सर इसकी बहन तो स्वयं पद्मा ही हो गया, अपने पिता के पुत्र, तो पद्मा के पिता के पुत्र के बहन कौन होगी? स्वयं पद्मा ही हो गई, क्योंकि अपने ही पिता के पुत्र की बहन कौन हो सकती है? स्वयं पद्मा ही हो गई। तो बोला ये जो पद्मा ही हो गई, जो क्या है? अरविंद की माता है। अरविंद की माता यही होगी। कोई भी लड़की बोलती है मेरे पिता के पुत्र की बहन, तो स्वयं वो लड़की ही होगी, तो ये जो होगी यही अरविंद की बात है। तो बोला अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है? तो अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है? तो बोलिए सर अरविंद से पद्मा का पिता, तो चूंकि पद्मा अरविंद की माता हो गई, क्योंकि पद्मा अपने बारे में ही बोल रही है कि मेरे पिता के पुत्र की बहन, तो स्वयं पद्मा ही होगी। तो अरविंद की माता तो पद्मा ही होगी, लेकिन पद्मा के पिता से, तो बोले सर ये नाना हो गए, लेकिन नाना जब ऑप्शन में नहीं दे तब जाके आपको मारना है दादा। नाना या दादा कुछ भी हो सकता, तो नाना नहीं है तो आंसर होगा दादा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर है 171, बड़ा मजेदार है। फिर से आपका सार्वजनिक का क्वेश्चन है। कुछ मेढक भौंकते हैं, चलो मैं लिख देता हूं भाई। मेढक का कुछ भाग क्या है? भौंकते हैं, भौंकते हैं। अब बोल रहा है कि जो मेढक भौंकते हैं वो निश्चित ही काटते हैं, जो भौंकते हैं वो काटते हैं निश्चित ही। आगे कहता है कोई भी मेढक जो काट लेता है कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ मेढक है जो सांप को पसंद नहीं करते हैं, तो कुछ करते होंगे सांप को पसंद नहीं करते। मैं यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब आइए निष्कर्ष फटाफट देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष है क्या है कि कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं है। मतलब ये मेढक, कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते, तो ये भाग यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ये नहीं बोला है कि कुछ भौंकने वाले मेढक हैं जो सांप को पसंद, बल्कि हो सकता है, एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा, हो सकता है। आगे कहता है कोई भी मेढक जो काट लेता है जरूरी नहीं है कि भौंके, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में लिखा है कि कुछ मेढक, देखिए यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं निश्चित ही काट लेते हैं। अब यहाँ से ये निश्चित नहीं होता कि केवल भौंकने वाला ही काटते हैं, जो भौंकते हैं वो निश्चित ही काट लेते हैं, मतलब जो नहीं भौंकते वो भी काट सकते हैं। तो यही तो पूछ रहा है, बोल रहा है कि जो काट लेता है जरूरी नहीं है कि भौंके, यानी दोनों के दोनों यहाँ पे तर्क संगत है, यानी हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निष्कर्ष कर दो, दोनों तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 देख लो, और मजेदार है। नीचे देखिए श्रृंखला में वाट के स्थान पे क्या होगा? सी ए है, फिर एफ डी है, फिर देख लो आई जी है, पीछे भी हम लोग ऐसा बनाए थे, फिर एल जे है, फिर ओ एम है, फिर भाट है, आगे भी है, हमें भाट तक जाना है। तो देखते हैं सी लिखा है, फिर 2 माइनस करके, फिर एफ डी माइनस करके, 2 माइनस करके, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए सी से हो गया एफ 3 बढ़ा है, फिर आई 3 बढ़ा है, फिर एल 3 बढ़ा है, फिर ओ 3 बढ़ा है, यानी फिर 3 बढ़ेगा तो वो 15 होता, 15 3 18, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आर, और आर के बाद 2 घटा के लिखेंगे, सब में देख लीजिए 2 घटा के ही लिखा, तो आर 18 है, 18 में 2 घटाएंगे तो पी, यानी भाट के स्थान पे होना चाहिए आर पी, और आर पी दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 173 देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, कथन और कारण वाला। तो ए मतलब असर्शन एंड रीजन, इसमें साइंस पे बहुत सारा टॉपिक आधारित होता है, या किसी भी चीज पे जिसको आपको ही तय करना है दोनों सही है गलत है या स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं। वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है, ये सही है, क्योंकि वर्षा के जल का आप संचयन करिए तो बह के नदी नाला में नहीं जाएगा, तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। अब आ रही है, आर में कह रहा है कि जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं बोला, जबकि जल को संरक्षण करना तो बार बार चेतावनी आता कि वर्षा के जल का संचयन करिए, उसको जमा करके रखिए, ताकि वो भूमिगत में जाए और फिर से जल हम लोग के लिए उपलब्ध हो जाए इजी वे में, जो जल का जो स्तर है ऊपर आ जाए, ठीक है। यहाँ बोला नहीं तो गलत हो गया, यानी हम कह सकते हैं ए सही और आर गलत, ऑप्शन नंबर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 देख लीजिए, बहुत ही मजेदार है। टॉम ने कहा जेरी की चाची मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री है, बहुत मजेदार है। टॉम ने कहा जेरी की चाची मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री है। अब टॉम कह रहा, बहुत मजेदार है, समझने की बात है कि टॉम कह रहा किसके बारे में? जेरी के बारे में, कि जेरी की चाची, जेरी की जो चाची है मेरी माता के पिता की, टॉम के माता के पिता की दूसरी पुत्री है। तब बोले सर इसका मतलब कंफर्म है ये दोनों बहन हो गया, यानी टॉम की माता और जेरी की चाची, जेरी की चाची और टॉम की माता दोनों क्या होगी? बहन होगी, क्योंकि क्या बोल रहा है कि टॉम ने कहा जेरी की चाची मेरी माता, मतलब टॉम की माता के पिता, मतलब उसके नाना की दूसरी पुत्री है, तो ये दोनों बहन होगी। और मेरी नानी को केवल 2 ही पुत्रियां हैं, मतलब निश्चित रूप से अब और कंफर्म हो गया कि ये दोनों तो बहन ही, 2 ही पुत्रियां हैं। अब आगे कह रहा है, जो देखिए 2 ही पुत्रियां, जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है? जेरी की माता का, जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है? तो बोलिए कि सर ये तो जेरी के चाची के बारे में बोल रहा है। यहां देखिए क्या कंफर्म कर रहा है कि टॉम ने कहा जेरी की चाची मेरी माता के पिता की पुत्री है, तो मेरी माता की मतलब ये टॉम की माता भी तो जेरी की चाची हो सकती है, यानी कंफर्म आप कह सकते हैं कि जेरी की चाची टॉम की माता ही हो सकती है। क्लियर है? जेरी की चाची और जेरी की माता एक और होगी जो इसकी बहन हो जाएगी।
मतलब इसकी माता की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या, जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है? तो बोले सर जेरी की माता का टॉम से भी तो वही बात हो गया, माता ही हो जाएगी। जेरी की माता टॉम की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, क्योंकि ये जो बोल रहा है टॉम कि जेरी की जो चाची है, मेरी माता के पिता की ही पुत्री है, यानी चाची एक तरीका से मौसी ही हो गई। तो निश्चित ही ये जो दो ये पुत्री है, ये तो एक पुत्री हो गई, एक इसकी माता हो गई, जिसमें ये जेरी की चाची होगी, तो जेरी की माता भी यही होगी, यानी ये दोनों भाई बहन या दोनों भाई होगा। तो ये जो टॉम के माता जेरी के भी माता होगी। यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी। बड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए बार बार हम लोग बनाते रहेंगे, फिर वैल्यूएशन मास्टर वीडियो देखेंगे, क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 समझिए, आप ही के लिए ऑफर है, क्योंकि कुछ है नहीं, प्लस को भागा आपस में बदल देना है, पूरे समीकरण में 5 को 2 से बदल देना है और आंसर देना। जहाँ पे प्लस वहां भागा, जहाँ पे भागा वहां पे प्लस, और उसके बाद 5 के जगह 2 और 2 के जगह 5, तो 2 तो है नहीं, सिर्फ 5 को 2 से बदलना है, उसके बाद जोड़ घटाव करके इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 भी आ जाइए, मजेदार। दी गई श्रृंखला में वाट के स्थान पे क्या होगा, 5 है, 11 है, फिर 19 है, 29 है, वाट है, 55 है, फिर 71। कितना बढ़ा है, 6, 11 से 19 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, 12 बढ़ा, तो 12 बढ़ेगा 29 में कितना होगा, 41 होगा। 29 में 12 बढ़ाइए 41, वाट के जगह पे 41, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 देख लीजिए, फिर से अभिकथन और कारण वाला आ गया। अभिकथन जिसको आप ए बोल रहा है, आम जब पके होते हैं तो मीठे होते हैं, ये तो सही बात है, निश्चित रूप से अधिकतम आम पके होते हैं तो मीठे, जिसको जबरदस्ती पकाया जाता है वही खट्टे होते हैं, तो ये तो सही हुआ। अब आ रहा है इसका रीजन, आम मुख्य रूप से भारत में गर्मी में उपलब्ध है, सही तो ये भी है कि भारत में मुख्य रूप से गर्मी में ही बरसात आते आते आम समाप्त हो जाता, लेकिन मीठा होने का कारण नहीं है कि भारत में गर्मी में उपलब्ध है इसलिए आम मीठा होता है, ये कारण सही नहीं है, यानी कि दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण जो दे रहा है कारण, वो स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 देख लीजिए, एक विशिष्ट कोड में 1 3 4 को एज लिखा है, कोड वाला आपको बताए थे भी, इसको लिखा है AGE एज, उसके बाद में लिखा है एक और 92 706, 92 706 को क्या लिखा है, तो इसको लिखा है, का अर्थ है INERT, इनर्ट लिखा है, तो बोल रहा है 0 1, उसके बाद 6 9 2 3 को क्या लिखेंगे, तो इसी में से चुन चुन के लिख दो, और लिखना क्या है अब तो आपको पता चल ही गया होगा, मैं छोड़ देता हूँ, इसी में से आपको सिलेक्ट कर करके कौन सा अंक के बदले, जैसे 1 के बदले क्या लिखा है, ए लिखा है, उसी प्रकार से 3 को क्या लिखा है, जी लिखा है, 4 को क्या लिखा है, ई लिखा है, क्लियर है, 4 को ई लिखा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि कहीं पे गलती तो नहीं किए हैं, यहाँ ENERT को लिखा है 0 1, और एक चीज और है, इनर्ट को, इतना को इनर्ट लिखा है, इतना को, तो हम लोग में से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा 0 1 6 9 2 3 का अर्थ क्या होगा, तो 0 1 6 9 2 3 का अर्थ होगा, हम लोग का लिख देते हैं 0 को क्या लिखेंगे, तो 0 को लिखेंगे हम लोग R, 1 को क्या लिखेंगे, तो 1 को लिखेंगे A, 1 को लिख दिए, 6 को क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे T, 9 को क्या लिखेंगे, तो 9 को लिखेंगे हम लोग 9 को I, ठीक है। उसके बाद में 2 को क्या लिखेंगे, तो 2 को लिखेंगे हम लोग N, उसके बाद में 3 को क्या लिखेंगे, तो 3 को हम लोग लिखेंगे G, हो गया, रेटिंग हो गया, रेटिंग RATING, रेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, मैंने कर दिया, बस कुछ करना नहीं था, कोड को देख देख के एडजस्ट कर देना था, कोड को, मतलब ये कोड लिखा हुआ है उसके सामने लिखा हुआ है, जो जिसके बदले में आ गया उसी को एडजस्ट कर दो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 से 181, फिर से VV जय बार लिख दीजिए, और आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मतलब पजल टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। अब यही दोनों क्वेश्चन तो मेन रूप से सीखना था, बाकी सब तो मैक्सिमम आपसे बन ही रहा है। तो ये सब क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर देखना भी है, समय देना है, और प्लस आपको 2 से 3 बार जरूर दोहरा लेना है। यही हमारा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अधिकतर विद्यार्थियों से बन जाएगा। आइए एकदम माइंड को कंसंट्रेट होकर देखिए। सप्ताह के कुछ दिन के लिए पी, क्यू, आर, एस और टी, ये 5 लोग एक कार्यालय में जाते हैं। वे यादृच्छिक क्रम में, एक प्लम्बर है, बढ़ई है, कुक है, इलेक्ट्रिशियन और डॉक्टर है, ये सब इसका काम है। एक व्यक्ति केवल एक ही पैसे का कार्य करता है और सप्ताह में केवल एक ही दिन जाता है। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों को जवाब दें। तो हम लोग 5 दिन ले लेते हैं इसका सोमवार से। सोमवार, मंगल, बुध, बुधवार, और ये गुरुवार ले लेते हैं, गुरुवार, और फिर लेते हैं शुक्रवार। 5 दिन हो गया, 5 दिन ले लिए। आगे बढ़िए। अब शुरू से ही प्लम्बर प्रत्येक सोमवार कार्यालय में जाता है। प्लम्बर प्रत्येक सोमवार कार्यालय में जाता है, मतलब सोमवार को कार्यालय में जाता है प्लम्बर। लेकिन ये आदमी है कौन अभी पता नहीं है, लेकिन सोमवार को प्लम्बर जाता है कंफर्म। पूरा पढ़िए। पी एक इलेक्ट्रिशियन है, न मंगलवार को न ही गुरुवार को। तो पी सोमवार को नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिशियन है, तो ना मंगलवार को ना गुरुवार को। तो पी बुधवार या शुक्रवार को जाएगा। चलो हम शुक्रवार ही पी ले लेते हैं। और पी के बारे में क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन, सॉरी पी इधर लिख देता हूँ, उधर तो व्यवसाय लिख ही रहा हूँ, इधर इसको लिख देता हूँ इलेक्ट्रिशियन है। पी क्या है? इलेक्ट्रिशियन है, लिख दिए। अब आगे हो सकता है बदल जाए, बुधवार जाए, लेकिन यही दोनों में से कोई दिन होगा। आगे और पढ़िए तो कंफर्म हो जाएगा। टी एक बढ़िया और आर प्लम्बर नहीं है, लेकिन इससे पता नहीं चला टी को कहा है। जो व्यक्ति गुरुवार को कार्यालय जाता है वह डॉक्टर नहीं है। आगे पढ़िए 5वां। एस मंगलवार को काम करता है, टी अगले दिन। यहां से पता चल गया एस मंगलवार को काम करता है, तो एस मंगलवार को काम करता है, टी अगले दिन, तो कंफर्म है टी बुधवार। अब कंफर्म होगा कि पी शुक्रवार को रह जाएगा, क्योंकि ये तो पहले हट गया था और मंगल बृहस्पति गुरुवार को इसको मना ही कर दिया था। तो पी शुक्रवार को अभी कंफर्म हो गया। अब आइए आप लाइन पढ़ते हैं। टी एक बढ़ी है, आर प्लम्बर नहीं है, तो टी एक बढ़ी है तो कंफर्म है। यहाँ पर तो टी नहीं होगा, अब यहीं पर टी होगा। ठीक है, सॉरी टी एक बढ़ी है, सॉरी टी एक बढ़ी है। और बोल रहा है टी तो बढ़ी है, टी बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर आगे बोल रहा है कि आर प्लम्बर नहीं है। तो बोले सर आर प्लम्बर नहीं है, पी टी एस नहीं होगा, तो अब प्लम्बर यहाँ पर क्यू है ना होगा, और यहाँ पर आर आ जाएगा। 5वां आदमी एडजस्ट हो गया, इधर भी अब एडजस्ट हो ही जाएगा। कह रहा है कि जो व्यक्ति गुरुवार को कार्यालय जाता है वह एक डॉक्टर नहीं है, तो गुरुवार वाला डॉक्टर नहीं है, तो प्लम्बर बढ़ी इलेक्ट्रिशियन हो ही गया। अब 2 ही चीज बचा, एगो डॉक्टर एगो कुक, तो निश्चित है गुरुवार वाला डॉक्टर नहीं है तो ये कुके होगा। तो अब डॉक्टर के लिए एक ही दिन बचा और वो बचा है मंगलवार। एडजस्ट हो। फिर से एक बार समझ लीजिए, एकदम स्टार्टिंग से पूरा पढ़ लीजिए तब मिलाइए। प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्यालय जाता है, सोमवार के सामने प्लम्बर लिख दिए। पी इलेक्ट्रिशियन है, ना मंगलवार ना ही गुरुवार, तो मंगल गुरुवार नहीं तो बुधवार नहीं तो शुक्रवार। हम शुक्रवार लिख दिए थे, बुधवार भी लिखा सकता था, लेकिन लास्ट पॉइंट में ही क्लियर हो गया कि एस मंगलवार को कार्य करता है और टी अगले दिन, तो एस मंगलवार उसका अगला दिन टी बुधवार, तो कंफर्म हो गया कि अब शुक्रवार को इलेक्ट्रिशियन होगा। अब ये क्लियर हो गया ये। उसके बाद आगे जो पॉइंट लिखता है वो बोलता है कि टी एक बढ़िया और आर प्लम्बर नहीं है, तो टी यहाँ पर लिखाया गया था, तो टी के सामने बढ़ी, और आर प्लम्बर नहीं है, तो अब यही नहीं, यही दोनों एक जगह खाली है। तो एस टी और पी का पता चलिए गया था, आर भी प्लम्बर नहीं है बोले, तो प्लम्बर के लिए बचा कौन? क्यू। अब यहाँ पर एक स्थान खाली है आर। अब ये दोनों में बैठाना था डॉक्टर और कुक, जिसमें बोलिए बृहस्पतिवार को डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर मंगल को। अब एक और बचा कुक। क्लियर हो गया। अब फटाफट हम लोग जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 देखो, बड़ा मजेदार है। कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय में जाता है? तो मंगलवार को डॉक्टर कार्यालय में जा रहा है, मंगलवार दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 180 देख लो। 180 में प्लम्बर कौन है? तो प्लम्बर कौन आया? क्यू आया, और क्यू दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 181 देख लो। कौन सा जोड़ा सही है? सोमवार को इलेक्ट्रिशियन गलत है, बी में गुरुवार को कुक, यही सही है, गुरुवार को कुक, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? तो ये सब क्वेश्चन जो होगा ना, ज्यादा नजरों से गुजरेगा तब ज्यादा कंट्रोल होगा। इसका कोई मैथ्स की तरह हॉट ट्रिक है नहीं कि एक बार पढ़ दो फिर याद रहेगा, भले स्पीड कम रहेगा, लेकिन इसमें है कि बार बार बनाते बनाते, जैसे कि
यही सब 20-25% क्वेश्चन आपको अटकाएगा, इसी पर मेहनत करना है, जैसे मैथ में हम बार बार बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्लियर हुआ 81 तक। अब और फटाफट बस जल्दी ही खत्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें, मतलब डिफरेंट। तो देखिए इसमें तो आपको पीछे भी एक बता चुके थे, ये फुल फॉर्म पर आधारित है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा आप नहीं बना सकते हैं। ऐसे इसमें ईएमआई को ऑप्शन दिया है, ये ईएमआई एक मतलब बैंकिंग में भरने वाला, जैसे कुछ लोन लेते हैं तो वो होता है, और ये बाकी सब उसका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इसको हटा दिया। तो ईसीएस, आरटीजीएस, इस सब का कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा, जब तक पता नहीं रहेगा आप डिफरेंट नहीं छाट सकते हैं, कोड पर नहीं छाटना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल है। सन स्टार है तो मून क्या होगा? सन स्टार है मतलब कि क्या है? तारे हैं। सन सूरज, तारे हैं, पृथ्वी ग्रह है, तो मून यानी चांद क्या है? उपग्रह। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी मून क्या है? सैटेलाइट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझिए। नीचे कुछ कथनों के साथ कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन ए में है कि सैम राम से अधिक सोता है, जो प्रतिदिन केवल 5 घंटा। तो यहाँ पे दो आदमी हैं, सैम और राम, ठीक है ना। उसमें क्या बोल रहा है कि सैम राम से अधिक सोता है। जो आता है नजदीकतम के लिए, आपको सीटिंग अरेंजमेंट बताए थे, जो की बहुत महत्वपूर्ण है। जो आया राम के लिए प्रतिदिन केवल 5 घंटा सोता है, तो सैम राम से अधिक सोता है, लेकिन ये 5 घंटा, तो राम 5 घंटा सोता है, तो राम से अधिक सैम कितना सोता होगा ये भी पता नहीं, हो सकता है बी में पता चले। बी, श्याम 8 घंटा सोता है, जो सैम की तुलना में 2 घंटा कम है। श्याम 8 घंटा सोता है, जो सैम की तुलना में 2 घंटा कम है, तो निश्चित ही 2 घंटा अधिक, यानी 10 घंटा सोता होगा। तो सैम 10 घंटा सोता है, यानी हम कह सकते हैं राम से अधिक सोता है श्याम, और श्याम से अधिक सोता है सैम। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, श्याम 8 घंटा तक सोता है, जो सैम की तुलना में 2 घंटे कम है, तो सैम इससे 2 घंटा अधिक, यानी राम का 5 घंटा, तो इस श्याम आगे 8 घंटा और ये 10 घंटा। क्लियर? आप फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष, सैम 6 घंटा तक सोता है, गलत बात। दूसरा निष्कर्ष, राम को नींद की बुरी आदत है। अब राम सो रहा है 5 घंटा, तो ये बुरी आदत कैसे है? ये भी गलत। क्लियर है? 8 घंटा ज्यादा सोया तभी तो कुछ सोचेगा कि बुरी आदत। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों गलत हो गया, यानी हम कह सकते हैं ना तो एक ना ही दो तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 बिल्कुल नहीं बताएंगे, आपको करना क्या है, माइनस और भागा गणितीय प्रचालकों को आपस में बदल दीजिए। जहां पे भी आपको इसमें माइनस नजर आ रहा है वहां पे भागा दीजिए, एक ही जगह तो है 15 और 11 के बीच, और जहां पे भागा मतलब 33 और 98 के बीच भागा है वहां पे माइनस दीजिए। उसके बाद कैलकुलेशन करिए, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ घटा, कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट देना। केवल कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, यदि आपको मैथ में स्पीड लाना है तो कैलकुलेशन जरूर बना के आंसर दीजिए, जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 कथन निष्कर्ष। कथन है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है। सही भी है और मानना भी सही है। सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध किया है। अब पहला ऑप्शन है, पहला निष्कर्ष, धूम्रपान से कैंसर होता है, तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और कैंसर के कारणों में से एक है, तो निश्चित है इसके कारणों में से एक है, तो धूम्रपान से कैंसर होता है, ये तो कंफर्म हो ही गया है। दूसरा, सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान तो पहले ही निषिद्ध कर दिया, यहाँ बोल दिया सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये तो आपके अनुमान हो गया ना, कथन के अनुसार है ना, निष्कर्ष निकालिएगा। अब बिक्री पर रोक लगाएगा तो टैक्स सरकार को कमेगा तो परेशानी होगा, इसलिए रोक नहीं लगाता। भले वो सार्वजनिक स्थानों पे पीने निषेध है या उस पर तो कंफर्म लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जानबूझ के पिए या नहीं पिए। तो यहाँ पे ऐसा कथन से कुछ नहीं पता चलता, इसलिए केवल पहला सही है, केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187 ब्लड रिलेशन। एक महिला को देखते हुए, महिला को देख रहा है तो निश्चित उसी के बारे में बोलेगा, किसी फिगर को देख रहे हैं तो उसी के बारे में बोले। जॉय ने कहा वाह मतलब जो महिला है उसके बारे में, मेरी माँ की सास के पति की माँ है, तो माँ के सास मतलब दादी, किसी के भी माँ के सास कौन होगी? दादी। बस ऐसे ही देखिए मौखिक रूप से बन जाएगा। एक महिला को देखते हुए जॉय ने कहा, जॉय उस महिला के बारे में बता रहा है कि वह महिला मेरी माँ की सास, तो माँ की सास मतलब दादी के पति, दादी के पति मतलब दादा, दादी के पति मतलब दादा, दादा की माँ तो दादा की माँ परदादी, तो उस महिला का जॉय के पिता से क्या संबंध है?
तो जॉय के पिता का दादी होंगे क्योंकि उसका परदादी हो रहा। फिर से जॉय, देखिए मैं एक बताता हूँ डायग्राम। जॉय ने एक महिला के बारे में बोला कि महिला जो है, ये महिला कौन है, तो इस महिला के बारे में बोल रहा है जॉय कि वह मेरी माँ की सास के, जॉय के माँ के सास, ठीक है, सास के पति की माँ है। मतलब आप कह सकते हैं कि जॉय के परदादी है। तो परदादी है तो जॉय के पिता के क्या होंगे, तो जो जॉय के परदादी है पिता के दादी होंगे। तो यही बोल रहा है कि जॉय के पिता से क्या रिश्ता है, तो दादी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 देख लो। मजेदार है, कुछ नहीं, सेल्फी, SELFIE, सेल्फी को कुछ लिखा है। क्या लिखा है, LXE/BX। सेल्फी को ये लिखा है तो पूछ रहा है कि फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स को क्या लिखेंगे। तो देखिए तो ये लिखा क्या है, तो बोले सर जी ऐसा कर रहे हैं कि यदि हम कोड करते हुए चले तो ये तो 19 है और 19 को लिखा है L मतलब 7 घटाया है। ये 5 है, 5 को लिखा है X, यहाँ भी समझिए 7 ही घटाया क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 5 31, 31 में 7 घटाएंगे 24। यहाँ L को 12, 12 में 7 घटाएंगे 5। F को लिख सकते हैं 6, 26 32 में से 7 घटाएंगे 25, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ गया आपका 5, तो फिर आपका 26 5 31 में से सॉरी आई है, यहाँ पर 9 है, 9 में से 7 घटाएंगे, सब में 7 7 घटा रहा है, बस देख लीजिए। 16 है, 8 है, 25 है, मैं कोड भी साथ में लिख देता हूँ माइंड में फिट हो जाए। फिर S है, S मतलब 19 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 19। तो 7 घटाएंगे, 16 में से 7 घटेगा 9 मतलब आई, 8 में 7 घटेगा A। अब ऑप्शन भी देखते चले कि आई एक ही को में तो नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में है 25, 25 में 7 घटेगा 18 मतलब R। फिर 19 में 7 घटेगा तो 12 मतलब कि L कह सकते हैं। फिर 9 में 7 घटेगा B कह सकते हैं। फिर 3 है तो 3 को 26 3 29, 29 में 7 घटाएंगे तो कितना 22 मतलब V। और फिर आपका हो गया 19, 19 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 मतलब L। यानी IARL, तो मिला लीजिए IARLBVL, IARLBVL है ऑप्शन नंबर पहला, IARLBVL ऑप्शन नंबर हो रहा है A। तो जानबूझ के मैं बनाता हूं ताकि आप भी बनाओ और कॉन्फिडेंस हो, वहां पे आपका समय नहीं लगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होते रहेगा ना उतना समय का बचत एग्जाम में होगा। अभी जितना समय आप लगाओगे उतना समय बचेगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189 भी कोडिंग है, SWEET। स्वीट को क्या लिखा है, स्वीट को लिखा है XAHGU, ठीक है। तो पूछ किस कर रहा है, हॉर्स को, HORSE, हॉर्स, यही पूछ रहा है। तो देखिए करना क्या चाह रहा है, जो देख लीजिए पहले। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19 है, फिर 23 है, फिर 5 है, फिर आपका फिर 5 है, और फिर है कितना 20, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे देख लें तो 24 है, फिर कितना है 1 है, 8 है, 7 है, और यह कितना है 21, चूंकि यू को 21 लिखते हैं। अब देखिए आपको पता चल गया होगा, 19 से 24 5 बढ़ा है, अब 23 में 5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, तो बोल सर 23 5 तो 28 होगा, लेकिन इसका मतलब 4 बढ़ाया है। फिर उसके बाद में 5 3 8 3 बढ़ाया है, फिर 5 2 7 2 बढ़ाया है, और फिर 1 बढ़ाया है। अब तो क्लियर हो गया कितना बढ़ रहा है, पहले 5, फिर कितना 4, फिर कितना 3, फिर कितना 2, फिर कितना 1, 8 है, 15 होता है, 18 होता है, 19 होता है, 5 होता है। आप पहले कितना बढ़ाओगे, 5 4 3 2 1, तो 5 8 5 13, 13 मतलब क्या होता है M, फिर 4 बढ़ाओ, 15 4 19, 19 मने S, फिर 3 बढ़ाओ, 18 3 21, 21 मने U, फिर 2 बढ़ाओ, 19 2 21, 21 मतलब U, फिर 1 बढ़ाओ, 5 1 6 मतलब F, यानी MSWF। ऑप्शन मिला लो, MSUUF, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो कोडिंग डिकोडिंग आपको बनाते बनाते ही क्लियर हो जाएगा, पूरा कोड याद रहेगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 देख लो, सिंपल है, 1 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 64 है। ये खाली स्थान बेकार दे दिया, जब भाग निकालना है तो यही निकलेगा।
तो देखिए 1 के स्क्वायर 1 के क्यूब, पता कैसे चला? क्योंकि 2 के स्क्वायर 2 के क्यूब, 3 के स्क्वायर तो यहाँ 3 के क्यूब 27 होना चाहिए, क्योंकि 4 के स्क्वायर 4 के क्यूब है, पहले स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर स्क्वायर फिर क्यूब है, तो वाट के स्थान पे हमारा क्या आएगा? 27। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, देखिए बस लास्ट होने वाला ही है। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। तो माँ 43 वर्ष की थी तो पुत्र निश्चित रूप से इनसे 21 वर्ष कम होगा, यानी 22 वर्ष का होगा। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि माँ पुत्र में 21 वर्ष का अंतर, तो निश्चित है पुत्र छोटा ही होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता। अब आइए, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो उस समय पिता होंगे 43 और 3 46 वर्ष के। पिता कितने वर्ष के होंगे? 46 वर्ष के। अब आगे आइए, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तो पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना है? तो बोले सर 46 से 22 से अंतर 24 वर्ष का है, और एक बार अंतर 24 वर्ष का हो गया तो पिता बल्कि 80 साल के हो जाए चाहे 50 साल के हो जाए, पुत्र का भी तो एज बढ़ेगा। अंतर हमेशा समान आता है, ये एज में मैंने आपको बताया था। तो 24 वर्ष यहाँ है तो पिता 50 वर्ष के भी हो जाएगा, तो 40 में बढ़ेगा 40 में बढ़ेगा, तो भी अंतर 24 वर्ष का रहेगा। यानी आंसर हो गया पिता और पुत्र में 24 वर्ष का अंतर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, श्रृंखला में वाट पद को ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एन ए है, फिर क्यू डी है, फिर वाट है, और फिर डब्ल्यू जे है, और फिर जेड एम है। तो अल्टरनेट करके भी देख सकते हैं। क्यू 14 होता है, 14 3 17, और 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, यानी यहाँ पे पहला टी होगा। फिर ए 1 होता है, डी 3 होता है, 4 होता है, तो 3 बढ़ा, तो 4 3 7, यानी जी होना चाहिए, यानी मेनली रूप से यहाँ पे टी और जी होना चाहिए। तो टी और जी मिलाइए, ऑप्शन मिल रहा है ऐसा, तो टी और जी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, फिर आपका क्वेश्चन आ गया, आपका ऑफर आ गया, क्योंकि एस का मतलब प्लस है, एल का मतलब गुना है, यू का मतलब भागा है, और के का मतलब माइनस है। सब जगह पे चिन्ह बदलिए, गुना भाग करिए, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। और इसका आंसर आप दीजिएगा, जोड़ घटाव जितना करिए उतना स्पीड बढ़ जाएगा। इसका आंसर कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194 देख लीजिए, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। बामी इंदु के भाई की बेटी है। बामी इंदु के भाई की बेटी है, इंदु के भाई की बेटी है, मतलब भतीजी हो गई। मतलब बामी जो है इंदु के भाई की बेटी है, तो भाई की बेटी हो गई, यानी कह सकते हैं भतीजी। भतीजी किसकी? इंदु की भतीजी लगी, कौन? बामी। आगे देखिए, कहता बामी इंदु के भाई की बेटी है। इंदु की एक बहन चंदा है। इंदु की एक बहन कौन है? चंदा। चंदा जो है इंदु की क्या है? बहन है। चलो भाई आगे, और एक भाई है गोपाल, तो निश्चित रूप से यही गोपाले होगा। ये जो भाई है जो कौन होगा? गोपाल ही होगा। इंदु की एक बहन चंदा और एक भाई है गोपाल है, तो भाई यही गोपाल, एक ही भाई है, तो इसके भाई की बेटी दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, बामी का गोपाल से क्या रिश्ता है? तो बोले सर बामी का गोपाल से, तो गोपाल पिता हो जाएगा, बामी पुत्री हो जाएगी। लेकिन बामी का लगा गोपाल में से, तो आंसर पिता नहीं होकर पुत्री होगा। यानी यहाँ पे हम लोग का होगा पुत्री यानी बेटी, यानी बामी जो है गोपाल की क्या है? बेटी है। तो मैं आपको पहले भी ट्रिक बताई था कि यहाँ पे ऑप्शन दोनों दिया हुआ, पिता और बेटी, तो आंसर का क्या मारिएगा? यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो गोपाल में से लग गया, इसलिए आंसर पिता नहीं होगा। यहाँ बामी में का लगा तो आंसर पुत्र बेटी होगा। यदि बामी से गोपाल का, तो ऐसा बोलता तो पिता होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा बेटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 95 से 97 एक ही में देख लेते हैं, अब तो लास्ट ही होने वाला है। तो 95 से 97 एक ही में है। फिगर में पहले ही बता दिया हूँ, आपको दिख भी रहा है, क्लियर है। जो आयताकार है वो व्हाइट है, मतलब सफेद है, जो गोल है वो ब्लैक यानी काला है, और जो इस प्रकार का है ये वाला, ये ब्राउन यानी भूरा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 195, जरा पढ़िएगा, मिलाते चलेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कितने बच्चे को भूरा और सफेद दोनों पसंद है लेकिन काला नहीं? भूरा और सफेद दोनों लेकिन काला नहीं, तो भूरा ऐसा वाला में आना चाहिए और सफेद आयत में आना चाहिए, लेकिन वृत्त में नहीं आना चाहिए। तो भूरा और सफेद क्या बोल रहा है, कितने बच्चों को भूरा और सफेद दोनों पसंद है लेकिन काला पसंद नहीं है। तो देख लीजिए कि इन दोनों के अंतर्गत कौन है?
जो कि इसमें भी और इसमें, लेकिन काला नहीं है। तो बोलिए सर दोनों में तो कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों के अंतर्गत एक 50 ही है, 50 है, लेकिन ये काला के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ बोल रहा है भूरा सफेद काला है, तो यहाँ पे होना चाहिए कोई नहीं, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में आया क्वेश्चन नंबर 196, देख लीजिए। जिन बच्चों को भूरा पसंद है उनका, जिनको काला पसंद है उनसे क्या अनुपात है। भूरा और काला का अनुपात पूछ रहा है, तो भूरा वाला को लिख देते हैं हम लोग। भूरा कौन है, ये वाला 50 और 30, 80 और 20, 100 और बटा काला, काला रंग पसंद वाले कौन पाता, काला वाला को जोड़ते हैं, ये पूरा वृत्त के अंदर जो आ रहा है। तो 50, 30, 80, 20, 100 और 5, 5, 10 और 10, 20 यानी 120। 20 से 20 100, 20 20 80, यानी कह सकते हैं इसका अनुपात जो हो जाएगा हम लोग का 5/6 हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नहीं कहा है, बस कुछ नहीं किया, भूरा को जोड़ दिए, काला को जोड़ दिए, बटा कर दिए। क्वेश्चन नंबर 197 लास्ट देख लो इसका। जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है, काला पसंद नहीं है उनका, जिन बच्चों को केवल काला और सफेद पसंद है उससे क्या अनुपात है। जिन बच्चों को काला नहीं पसंद है, तो काला मतलब कि वृत्त से बाहर जो नजर आ रहा है, तो हमें तो आ रहा है 100, 30, 130, 20, 150। इसका अनुपात निकालना है। किससे निकालना है इसका अनुपात, तो बोल रहा है क्या, जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है उनका, जिन बच्चों को केवल काला और सफेद पसंद है उससे क्या अनुपात होगा। तो जिन बच्चों को केवल काला और सफेद पसंद है, तो बोले सर केवल काला और सफेद, तो केवल काला वाला तो हो गया हम लोग का कितना 10, 5 15 और 5 20, और केवल सफेद वाला कितना हो गया 100। फिर से 10 केवल काला वाला हो गया 10, 5 15, 5 20, और केवल सफेद वाला 100 हो गया। तो यहां पर मिला के कितना हो गया 120। यही हम लोग कह सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो काटिए, 0 से 0 कट गया। अब लगता है 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा हम लोग का कितना बार में, तो 5, और ये हो गया 4/3 12, लेकिन ये 5/4 ऑप्शन नहीं दे रहा। फिर समझिए, जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है, तो नहीं पसंद करने वाला 150 सही है। उनका केवल काला और सफेद पसंद है उनसे क्या अनुपात होगा। तो केवल काला और सफेद, अच्छा केवल काला और सफेद बोला भाई, मतलब काला और सफेद दोनों इसको बोल सकते हैं। तो केवल काला और सफेद पसंद करने वाले तो यही है आपका 30 और 20, ऐसा होना चाहिए। केवल काला और सफेद पसंद करने वाला है 30 और 20, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा हम लोग का 50। यहाँ पे होना चाहिए था हम लोग का 50, यहीं पे हम लोग गलती कर रहे हैं। 150 और केवल काला और सफेद बोला है तो 50, तो काटेंगे 50 से कहें 50, 50 3 150। अब आ गया हम लोग का सही आंसर, यानी 3:1, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे फिर से देखिए, जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है तो बाहर वाला जोड़ दिया, आ गया कितना 100, 30 और 20 150। उसके बाद बोल रहा है जिन बच्चों को केवल काला और सफेद पसंद है, तो केवल काला और सफेद दोनों, लेकिन भूरा नहीं होना चाहिए, तभी तो इसका अर्थ होगा। तो 30 और 20 देखें, सफेद में भी है और काला के अंतर्गत है, भूरा में है, तो 50। 3:1 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198 देख लो। लास्ट ये कहता है ए डी का भाई है। चलो ए डी का क्या भाई है, लेकिन डी भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ए भाई है कंफर्म है। आगे भी डी श्रीमती सी का पुत्र है। अब ई कंफर्म हो गया कि ये भी भाई होगा। डी जो है इसका भाई हो जाएगा क्योंकि पुत्र है, श्रीमती सी का पुत्र है, ये पुत्र है, मतलब कह सकते हैं कि माता हो गई दोनों का। क्लियर है, ई माता हो गई दोनों का। आगे भी बी श्रीमती सी का पिता है। बी जो है श्रीमती सी का क्या है, पिता है, मतलब ई दोनों का नाना कह सकते हैं आप, नाना माता के पिता क्या होते हैं, नाना। आगे बस आप क्या करें ना, कंफर्म पढ़ते जाइए और रिलेशन को जोड़ते जाइए, मजे से बनेगा, और यही आदत पड़ गया तो आसान हो जाएगा। बी श्रीमती सी का पिता। अब बोला है ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बोले सर ए बी से किस प्रकार संबंधित है, बी से, तो बी में से लग गया, तो बी में से लग गया तो नाना, तो आंसर नाना या दादा नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है क्या ए बी से किस प्रकार संबंध है। पहले तो ये डी दोनों भाई हो गए, माता के पिता नाना, तो बी नाना है, और बी में से लग गया तो नाना या दादा, तो आंसर होगा नहीं। नाना को दादा भी कहीं कहीं पे देता है, यहाँ दादा ही है, तो निश्चित है पोता या पोती ही होगा।
तो पोता ही हो जाएगा, पोती तो होगा नहीं, तो पोता पोती। ऑप्शन नंबर बता रहा है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। यदि बोलता कि ए से बी का संबंध है तो दादा या नाना हो सकता था, लेकिन यहाँ बोल रहा है ए बी से किस प्रकार का संबंध, बी में से लग गया तो दादा या नाना तो होगा नहीं, तो पोता पोती होगा। ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। और बार बार इस पॉइंट पे मैं जोर दे के देता हूं, समय दे के देता हूं, इससे और का में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि 51 तक आपको पहले बता दिए थे पिछला क्लास में, और यहां से जो है आपका 200 से 200 एक ही में है, 200 से 202 तक, तो इसलिए इसी को लाट सकेंगे, फिर हम लोग आराम से 200 से देखेंगे। तो यहाँ फिर वही मापदंड बना गया जो पीछे एक हम लोग बताए थे। एक कॉल सेंटर निम्नलिखित मापदंडों के साथ उम्मीदवार को भर्ती, कॉल सेंटर में जॉब करने गए तो वो कुछ ना कुछ आपका क्वालिफिकेशन या मापदंड खोजेगा। तो इसका मापदंड पहला है कि उम्मीदवार में कम से कम 10th पारित है, मतलब कम से कम 10वां पास है। दूसरा है उम्मीदवार अंग्रेजी और हिंदी में वाक्पटु होना चाहिए, मतलब इंग्लिश और हिंदी बोलना चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी। आगे तीसरा, उम्मीदवार को दिन और रात दोनों पाली में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, डे एंड नाइट। इतना कंडीशन ही लगा दिया है, यदि किसी में इतना करने के लिए कोई तैयार है तो उसको ही भर्ती लेगा। आइए निम्नलिखित में कौन सा उम्मीदवार कॉल सेंटर में निश्चित रूप से भर्ती किया जाएगा, तो जो मापदंड को फॉलो करे। सीता एक स्नातक है, चलिए कम से कम मैट्रिक चाहिए, स्नातक। मराठी हिंदी और अंग्रेजी में वाक्पटु है, हमको हिंदी अंग्रेजी चाहिए, बाकी कोई भाषा बोले, ये भी सही। और दिन की पाली में ही काम कर सकती है, तो ये तो गया, बी आएगी। सरिता अंग्रेजी तमिल और हिंदी में वाक्पटु है, चलो ठीक है, दोनों पाली में काम कर सकते हैं और उसने कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, ये भी चल गया, कोई शिक्षा ही नहीं है, मतलब कोई डिग्री नहीं है उसके पास, सी आएगी। स्मिता अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोलती है, दिन के साथ रात की पाली के लिए भी तैयार है और उसने 12वीं तक का अध्ययन किया है, यही सही है, क्योंकि कम से कम 10वीं चाहिए और 12वीं तक का अध्ययन किया है। हिंदी इंग्लिश बोल रही है, दिन रात काम करिए रही, यानी इसका फटाक से ज्वाइनिंग हो जाएगा कॉल सेंटर में, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आपका मापदंड वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोगों ने देखा इसमें बहुत ही बारीकी और बहुत मजेदार क्वालिटी का क्वेश्चन मिला। कुछ में आपको समय भी देना पड़ा है, तो समय आप दे रहे हैं, इसका फायदा भी आपको होगा। जो 10-15% क्वेश्चन मिला हार्ड उसको क्या करना है, दोबारा तेबारा आपको प्रैक्टिस करते जाना, और उसका अलग अलग से मैं मास्टर वीडियो छाट के लाऊंगा, ताकि आप रिवाइज हो। हिम्मत नहीं हारना है, लगातार बने रहना है, निश्चित रूप से रिजल्ट और सिलेक्शन होगा। वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक, कोई भी वंचित ना रहे। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और जो लोगो है वहां पे टच करके आप